Hello everyone, welcome back to the video. And in this series of video we are covering chapter number 1 of history, how, when and where. And in the previous video we have discussed up to the topic what is colonial, in which we have understand the meaning of colonial, what is colonization, how any nation can become the colony of another nation. And in this video we are going to know about the records, how Britishers used to maintain records of various items. How do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? कहा गया, एक सवाल पूछा कि हिस्टोरियंस ने किन सोर्स ऑफ राइटिंग को यूज़ किया 250 साल पहले जिसके थ्रू उन्होंने भारत के इतिहास को लिखा. Means what were the various methods and sources that has been used by the British historians. Administration produces records. उनका जो प्रशासन होता था वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते थे. One important source is the official record. You have to underline this as well. Of the British administration. जो ब्रिटिश प्रशासन था भारत में, उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या दस्तावेज हुआ करते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स रहे उस वक्त के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए. पास्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस रही हों उनका एक अच्छा सोर्स रहा ये ऑफिशियल रिकॉर्ड. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ये उनका मानना भी था. मीन्स दे वर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग. वो ये बिलीव करते थे कि हमें लिखना चाहिए. वॉट एवर द थिंग्स वर गोइंग ऑन दैट हैज़ टू बी रिटन. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. उन्होंने ये अडॉप्ट किया पॉलिसी कि जो कुछ भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्लान या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, किसी भी इश्यूज़ या मैटर को लेके डिसीज़न दे रहे हैं, कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ को लिखा जाए. हर एक चीज़ का प्रॉपर रिटन में प्रूफ होना ज़रूरी है. दैट वाज द थिंकिंग एंड बिलीव्ड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. उनका ये मानना था कि अगर एक बार सारी चीज़ें लिख ली गई तो उनको पढ़ने में, उन पर बहस करने में और उन पर डिस्कशन करके किसी कंक्लूज़न पर आने में आसानी होगी. चीज़ें आसान हो जाएंगी पास्ट के बारे में समझना. दिस कन्वेंशन प्रोड्यूस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. तो जो उनकी ये मान्यता या जो इनका मानना था दैट दे बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग, इस कन्वेंशन की वजह से एक कल्चर, एक दौर शुरू हो गया मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बनाने का. दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग्स. ये राइटिंग्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप शॉर्ट हैंड राइटिंग करते हैं, लॉन्ग राइटिंग करते हैं और डिटेल्ड राइटिंग करते हैं. बहुत तरह की राइटिंग्स होती हैं. दीज आर मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. This thing too you need to highlight. उनका ये भी मानना था that they do not only believed in the act of writing, they also felt कि इन writings को, इन important documents और letters को प्रिजर्व करके, संरक्षित करके, सुरक्षित करके रखने की भी ज़रूरत है. इनको ध्यानपूर्वक रखने की ज़रूरत है. सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स. इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम सेटअप किए. अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. तो जितने भी इनके प्रशासनिक संस्थाएं थीं, जहाँ जहाँ इनका प्रशासन चल रहा था, हर एक संस्थाओं से अटैच उन्होंने, इंस्टीट्यूशंस से अटैच एक रिकॉर्ड रूम बनवाना शुरू किया. So that whatever the kind of documents were producing in that institution, that can be stored to the attached room. उनको उसी इंस्टीट्यूशन से अटैच रूम पर स्टोर करके रखा जा सके. The village तहसीलदार्स ऑफिस, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. ये जितने भी ऑफिसेज हो गए, तहसीलदार का ऑफिस रहा हो, कमिश्नर का ऑफिस रहा हो, सेक्रेटेरिएट का ऑफिस रहा हो, कलेक्टर का ऑफिस रहा हो, हर किसी के अपने सेपरेट रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे जहाँ पर उस ऑफिस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो भी पेपर वर्क होता था, हर किसी को स्टोर करके उन रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था केयरफुली. Specialized institutions like archives and museums were also established.
to preserve important records. This thing you need to highlight again कि रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए अटैच्ड रूम तो उन्होंने बनवाए ही थे, उसके साथ साथ स्पेशलाइज सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग दीज आइटम्स उन्होंने आर्काइव्स और म्यूजियम्स भी बनवाए, संग्रहालय कहते हैं इनको। इन्होंने इनका भी कंस्ट्रक्शन करवाया सो दैट ये वहाँ पर भी रिकॉर्ड्स और जो भी एंटिक चीज़ें हैं, जो भी यूनिक चीज़ें हैं, along with all the records could be preserved in those institutions. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. तो उस वक्त के जो भी लेटर्स या मेमोज एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भेजे जाते थे 19th सेंचुरी में, उन्हें इन आर्काइव्स में पढ़ा जा सकता है। मेमोज का हिंदी में अर्थ होता है स्मृति पत्र। नोटिंग्स इसी तरीके से शॉर्ट हैंड राइटिंग्स कही जाती हैं, यानी जब आप शॉर्ट हैंड राइटिंग करते हैं, किसी भी चीज़ों को पॉइंटर्स में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल नोटिंग्स। एंड इसी तरह से रिपोर्ट होती है जो किसी भी इवेंट और इंसिडेंट की फुल डिटेल देती है। सो दीज वर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग्स और इसको इन्होंने प्रिजर्व करवाना शुरू किया। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड or the instructions and directives that were sent by the officials at the top to provincial administrators. So जितने भी डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और रिपोर्ट्स रहीं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स में प्रिपेयर की जाती थी, इंस्ट्रक्शंस थे, डायरेक्टिव्स थे जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेंड किए जाते थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सब कुछ इन आर्काइव्स में जाकर पढ़े जा सकते हैं। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. That is, by those who specialize in the art of beautiful writing. बताया गया कि अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में इन डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली कॉपी भी किया जाने लगा। इनको ध्यानपूर्वक इनकी सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बनाई जाने लगी और इसको बहुत ही सुंदर ढंग से बाय द हेल्प ऑफ कैलीग्राफी इनको कॉपी किया जाना शुरू किया गया। कैलीग्राफी कैलीग्राफिस्ट करते हैं। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते हैं दोज हु आर स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो सुंदर राइटिंग में स्पेशलाइज होते हैं, दोज हु कैन राइट ब्यूटीफुली, दोज पीपल आर कॉल्ड एज कैलीग्राफिस्ट। और इन्होंने इनकी सेकेंड, थर्ड कॉपियाँ बनाना शुरू किया। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. तो हुआ क्या, जब तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक कैलीग्राफिस्ट ने इनको कॉपी किया बाय द हेल्प ऑफ देयर टेक्निक एंड स्किल। उन्होंने सुंदर हैंड राइटिंग में अलग अलग तरह के टेक्निक्स को फॉलो करते हुए इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया। लेकिन 19th सेंचुरी के मिडिल में जब प्रेस आ गया, भारत तक पहुंच गया, तो इन रिकॉर्ड्स के मल्टीपल कॉपीज़ प्रिंट होना शुरू किए गए एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी, जो भी काम चल रहे होते थे, उनसे रिलेटेड वॉट एवर द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर प्रिपेयर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे उनकी प्रिंटिंग करवाई जाने लगी सो दैट दोज प्रिंटेड कॉपीज कैन बी स्टोर्ड in these museums and archives. See figure number 4. The National Archives of India came up in 1920s. So इन पुरालेखों को स्टोर करने के लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सेटअप किया गया 1920 में। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace. जब नई दिल्ली बनी तो जो भारत का संग्रहालय और पुरालेख था, यानी कि म्यूज़ियम और आर्काइव था, ये दोनों वाइसरेगल पैलेस के अगल बगल ही लोकेटेड थे। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। द प्रेजेंस ऑफ दीज archives and museums near the Viceregal Palace reflects its importance, means how these institutions were so important for the British government, for the Britishers, so that they made them in such a way that they could reach them easily whenever needed. तो आप इस पिक्चर से ही पता लगा सकते हैं कि वाइसरेगल पैलेस के ही इर्द गिर्द इनको बनवाया गया जब न्यू दिल्ली बनी।
कारण ये था, ये दिखाता है ये कि कितने इम्पोर्टेंस रखते थे ये इंस्टीट्यूशन, आर्काइव्स और म्यूजियम्स उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए, दैट वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सोर्स वन विच इज़ अ रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट को लिखी गई एक रिपोर्ट है, ये एक सोर्स की तरह काम आई जिसने मदद किया पास्ट को बताने में, उस वक्त की कंडीशन को बताने में। लेट्स सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports the Home Department got from the different dockyards. तो ये एक रिपोर्ट है जो होम डिपार्टमेंट को भेजी गई थी, यानी कि आज की जो होम मिनिस्ट्री है दैट इज़ रिफर्ड टू एज द होम डिपार्टमेंट देन। 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने एक म्यूटिनी को दबाने की कोशिश की, एक विद्रोह हुआ था ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी के जहाज़ों पर एक बहुत भारी विद्रोह हुआ, उसी को दबाते हुए जो रिज़ल्ट आए थे उसी के बारे में ये रिपोर्ट थी जो कि होम डिपार्टमेंट को भेजी गई। अलग अलग डॉकयार्ड से, यानी अलग अलग जहाज़ बनने के जो स्थान थे उनको डॉकयार्ड्स कहा जाता है, तो वहाँ से अलग अलग रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट बॉम्बे की है। इट वॉज रिटन, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स। पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं आर्मी से शिप और उनके सारे इस्टेब्लिशमेंट्स को टेक ओवर करने के। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। जो रॉयल नेवी शिप्स हैं वो हार्बर यानी कि बंदरगाह के बाहर ही रहेंगी। नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ फ्रॉम कराची। 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. 301 विद्रोहियों को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ अभी भी सस्पेक्ट में हैं, संदेह में हैं, जिनको अरेस्ट किया जा सकता है। ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड। इनके जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स थे, इनसे रिलेटेड जो भी सामान है, इनकी सुविधाएं हैं, वो सब कुछ मिलिट्री गार्ड के अंडर ले ली गई हैं। Establishment means the kind of arrangements people make while living at certain places. आप किसी भी स्थान पर जब रह रहे हैं तो वहाँ रहने के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो कुछ भी आप बनाते हैं उनको establishments कहा जाता है, इन्हें गृहस्थी भी कहते हैं। तो इन आर्मी मैन्स की सारी जो establishments थी वो टेक ओवर कर ली गई। नेक्स्ट रिपोर्ट इज़ फ्रॉम विशाखापट्टनम। द पोजीशन इज़ कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ अकर्ड। ये लिखा गया कि पोजीशन यहाँ पर कंट्रोल में है, वायलेंस के कोई चांस अब नहीं दिख रहे, कोई हिंसा नहीं भड़की है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। मिलिट्री गार्ड्स को इनके शिप्स पर, रॉयल इंडियन नेवी के शिप्स पर और इनके जो रहने के स्थान हैं, इनका जो होम या फैमिली प्लेस है, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर भी उनको लगा दिया गया है। नो फर्दर ट्रबल इज़ एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन में रिफ्यूज़ टू वर्क। और कोई ट्रबल या परेशानी तो नहीं नज़र आ रही। हाँ, कुछ आदमियों पर संदेह है कि वो काम करने से मना कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ सोर्स, दिस वॉज अ रिपोर्ट वी कैन से दैट विच हैड बीन सेंड टू द होम डिपार्टमेंट। उस वक्त का जो मंत्रालय था, होम मिनिस्ट्री थी, उनको ये रिपोर्ट भेजी गई थी, ये बताते हुए कि किस तरह से रॉयल इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं एंड हुम सो एवर रिलेटेड टू दैट, उन्होंने म्यूटिनी किया है, विद्रोह किया है। नेक्स्ट इज लेट्स सी हाउ सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। किस तरीके से सर्वे वगैरह, सर्वेक्षण करवाना महत्वपूर्ण बन गया ब्रिटिशर्स के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने राइटिंग्स करवाने शुरू किए, यानी वॉट एवर द प्रोसीडिंग्स वर टेकन प्लेस ड्यूरिंग देयर पीरियड, जो भी कुछ घटनाएं उनके वक्त में होती थी, ऑफिशियल वर्क होते थे, सब कुछ वो लिखवाते थे, हर चीज़ों का वो रिटन रिकॉर्ड रखते थे। सेकेंड थिंग ये कही गई, इस रिकॉर्ड को प्रिजर्व भी करना उन्होंने ज़रूरी समझा एंड फॉर दैट उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनवाए, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स भी बनवाए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की वो था सर्वे, यानी सर्वेक्षण करवाना। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। हाईलाइट दैट पॉइंट।
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए, किसी भी देश को अच्छे से रूल करने के लिए उसे अच्छे से जानना भी ज़रूरी है, और जानने के लिए सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी हैं, यानी सर्वेज करवाने बहुत ज़रूरी हैं। ओनली देन दे वुड बी एबल टू गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियंस, रिगार्डिंग इंडिया एंड द सिचुएशन ऑफ इंडिया। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19th century के शुरुआती दौर से ही काफ़ी डिटेल में सर्वेक्षण करवाना उन्होंने शुरू कर दिया, सो दैट वो पूरे देश को मैप आउट कर सकें, उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन जान सकें और समझ सकें। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। गाँव में रेवेन्यू से रिलेटेड सर्वेक्षण करवाए गए, यानी जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को आय होती थी उस आय को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनकम को और बढ़ाने के लिए उन्होंने विलेज से स्टार्ट किया और वहाँ पे रेवेन्यू वगैरह का सर्वे शुरू करवाया। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी। सर्वे के क्या इंपॉर्टेंस थे, यानी कि सर्वे करवा कर वो क्या चीज़ें जानना चाह रहे थे। हाईलाइट दिस पॉइंट, वो यहाँ की टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति जानना चाहते थे। द सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है ये। द फ्लोरा द फना, यहाँ के जो फ्लोरा है, फना है मीन्स प्लांट्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो है उसके बारे में जानना चाहते थे। द लोकल हिस्ट्रीज़, हर एक एरिया का अपना इतिहास होता है, तो जो लोकल लेवल पे अलग अलग प्लेसेस की हिस्ट्रीज़ थी उनको ये भी जानना था। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और जिस भी तरह की कृषि प्रणाली भारत के किसान अपना रहे थे, क्रॉपिंग का जो पैटर्न अपना रहे थे, ये सब कुछ उनको जानना था। एंड फॉर दैट रीज़न उन्होंने सर्वे पर फोकस किया। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन, क्योंकि इनका मानना था दैट दीज फैक्ट्स आर इसेंशियल टू नो अ रीजन सो दैट दे कुड एडमिनिस्टर देम। दे थॉट कि अगर उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी तो वो भारत को अच्छे तरह से जान सकेंगे, और जहाँ एक बार उन्होंने भारत को जान लिया तो भारत पर कंट्रोल करना, भारत को एडमिनिस्ट्रेट करना ईजी हो जाएगा उनके लिए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। 19th सेंचुरी के बाद से जो ये आंकड़े लिए जाते थे हर 10 साल पर लिए जाने शुरू किए गए। इट मीन्स कि हर 10 सालों पर उन्होंने जनगणना करवानी शुरू की भारत की। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। तो जो इनका क्राइटेरिया था सेंसस का, जनगणना का, वो ये था कि हर 10 साल में वो भारत की आबादी का पता लगा सके और उनको कैटेगराइज कर सके उनके कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, यानी कितनी पॉपुलेशन किस कास्ट की है, किस धर्म की है, और कौन सा व्यवसाय या व्यापार या फिर काम लोग करते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। सो दिस वाज द period of census, means we can say that after the end of 19th century a continuous census every 10 year was started। हर 10 साल पे जनगणना की जानी शुरू हो गई भारत में। There were many other surveys, इतने ही नहीं और भी बहुत से सर्वे करवाए गए और भी बहुत से सर्वेक्षण हुए, like botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys and forest surveys। ये सारे सर्वेज भी करवाए गए उनके द्वारा ताकि वो भारत के बारे में और अच्छे से जान सके, यहाँ का फ्लोरा, फना, यहाँ की हिस्ट्री सब कुछ समझ सके। लेट्स सी फिगर नंबर 5, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770। ये कस्टर्ड एप्पल का एक प्लांट है। बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस। तो जो इनका बोटेनिकल सर्वे हुआ और उससे जो भी इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड हुई, इससे इन्होंने एक बोटेनिकल गार्डन वगैरह बनवाया, उससे रिलेटेड म्यूजियम्स बनवाए ताकि जो भी प्लांट से रिलेटेड हिस्ट्री हो, प्रकृति की जो हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री है, और हर प्लांट्स के जो एक सैम्पल या स्पेसिमेन कॉपी होती है वो ये अपने इन म्यूजियम्स में स्टोर करके रख सके। इवन उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को भी हायर किया कि जिन प्लांट्स को वो स्टोर नहीं कर सकते थे उनके स्पेसिमेंट्स यानी कि उनकी पेंटिंग्स उन्होंने बनवाई और उसको भी इन म्यूजियम्स में स्टोर करके रखवाया गया। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे
such information was gathered. अब इतिहासकार ये देखते हैं आज के डेट में कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से इकट्ठी की गई होगी, किस तरह से गैदर की गई होगी, एंड व्हाट दिस इंफॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनिज्म. औपनिवेशिक सत्ता का क्या स्वभाव था, किस तरह से वो इन बोटैनिकल गार्डन्स यानी कि वनस्पति उद्यानों को बनवाकर, इनके म्यूजियम्स को बनवाकर, प्लांट स्पेसिमेन को रखवाकर इंडियन फ्लोरा में भी इंटरेस्ट ले रहे थे. नाउ फिगर नंबर 6, इट इज़ शोइंग मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1832. So this is basically a drawing by a painter of that time, James Prinsep. यहाँ पे बंगाल का सीन दिखाया गया है, किस तरह से मैपिंग और सर्वे दोनों का काम प्रोसेस में है साइड बाय साइड. नोट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड टू एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. You can clearly see so many instruments that are lying on the ground. ग्राउंड पर बहुत से ऐसे यंत्र रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैपिंग के लिए, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने अपने जगह पे बहुत ही सही तरीके से प्लेस्ड हैं, एंड ब्रिटिश सर्वेयर्स आर यूजिंग देम टू डू द मैपिंग एंड सर्वे ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इन बंगाल. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिश बना रहे थे, ये हमें क्या चीज़ें नहीं बताते. व्हाट वर द वेरियस इंफॉर्मेशन दैट वर मिसिंग इन दीज रिकॉर्ड्स. सो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट. इस बड़े विशाल से रिकॉर्ड से, इनके बंडल से हमें बहुत कुछ जानने को मिला. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए हैं. सो देयर माइट बी अ बिग चांसेस कि ये वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट. ये हमें सिर्फ वो बताते हैं जो उस वक्त के ऑफिसर्स सोचा करते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, प्रोग्राम्स थे. वॉट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, वो जिसको हाईलाइट करना चाहते थे, देयर व्यू, देयर ओपिनियन, दैट आर मेजरली हाईलाइटेड इन दीज रिकॉर्ड्स. उनको इन रिकॉर्ड्स में ख़ास तौर पर हाईलाइट किया गया है. एंड वॉट दे विस्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रखना चाहते थे, जो नेक्स्ट जनरेशन आती उनकी, जो उनकी संतानें होती, उनके लिए जो वो रखना चाहते थे प्रिजर्व करके, सिर्फ उन चीज़ों को इन रिकॉर्ड्स में फोकस किया गया, हाईलाइट किया गया. एंड सो मैनी थिंग्स दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट शुड हैव रिटन, वर मिस्ड. बहुत सी चीज़ों को मिस भी कर दिया गया. दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट. तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो ऑफिशियल दस्तावेज हैं, ये हमें ये नहीं बताते कि उस वक्त के जो भारतीय लोग थे, या अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स और जो लोग थे, वो क्या सोचा करते थे, उनकी क्या विचारधारा थी, उनकी ओपिनियंस, थॉट्स और विशेस क्या थी. एंड व्हाट दे ले बिहाइंड देयर एक्शन, वो किन चीज़ों में पीछे रह गए, किस में आगे बढ़ गए, क्या करना चाहते थे. दीज थिंग्स वर कम्प्लीटली मिसिंग इन दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. फॉर वॉट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. अब इन रिकॉर्ड्स को कहाँ से पाया जाए, इनके लिए इन जानकारियों को पाने के लिए हमें और किसी चीज़ों पर देखना होगा, दूसरी चीज़ों का सहायता लेना होगा. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. लेकिन जब लोगों ने हमने शुरू किया अलग अलग सोर्सेज का पता लगाना, जिससे बाकी लोगों के बारे में भी पता लगाया जा सके. बाकी लोग मीन्स दोज इंडियन पीपल्स एट दैट टाइम, उनके बारे में पता लगाया जा सके. तो ऐसे बहुत से सोर्सेज मिले, प्रचुर मात्रा में ऐसे सोर्सेज मिले, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. लेकिन इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को पाने से उनको पाना ज़्यादा टफ रहा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा. वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in local bazaars. So these are some source of information from which we can get to know about the other people in the country. ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जैसे कि लोगों की डायरी हो गई, जो तीर्थयात्री आते थे या जो ट्रैवलर्स यानी जो लोग यात्रा करने आते थे, जो घुमक्कड़ हुआ करते थे, वो अपने ट्रैवलॉग्स बनाते थे. पिलग्रिम्स जो होते थे वो अपने खुद के सेपरेट ट्रैवलॉग्स बनाते थे.
इसी तरह से लोगों की जो ऑटोबायोग्राफीज़ रहीं, उनकी आत्मजीवनियाँ रहीं, कहानियाँ रहीं इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के, और कुछ पॉपुलर बुकलेट्स या मैगज़ीन्स या पत्रिकाएं जो उस वक्त के लोकल बाज़ारों में बिकती थी, ये सारे अच्छे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जिनको पढ़ के हम उस वक्त के जो भारतीय लोग रहे होंगे, उनका जो समाज था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग फैल गई पूरे भारत में, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक। न्यूज़पेपर छपना शुरू हुए, पब्लिश होना शुरू हुआ, और उनमें जो मुद्दे होते थे उनको पब्लिकली उस पर बहस करना, विवाद होना और बातचीत भी होना शुरू हो गया। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो जब प्रिंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, प्रिंटिंग स्प्रेड होने लगी, तो बहुत से लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स यानी कि जो समाज सुधारक रहे हों, उन सब ने भी अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू किया सो दैट वो अपने आइडियाज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें थ्रू दिस प्रिंटिंग्स। पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो उस वक्त के जो पोएट्स थे, नॉवेलिस्ट थे, जो नॉवेल्स लिखा करते थे, जो कविताएं लिखा करते थे, उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि ये जो भी सोर्सेज हैं, चाहे हम ट्रैवलॉग्स की बात करें, डायरीज़ की बात करें, ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़, बुकलेट्स एंड इवन दीज पोएम्स एंड नॉवेल्स, ये वही लोग लिख सकते थे जो लिटरेट रहे होंगे, जो पढ़े लिखे रहे होंगे। इलिटरेट पीपल कैन नॉट इवन रीड और राइट इट। From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets. Understand? It means कि हमने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड पढ़ा या जाना, जो ब्रिटिशर्स ने मेंटेन किया था, उससे हमें ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू मिला। इंडियंस के बारे में जानने के लिए हमने डायरीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, पॉपुलर बुकलेट्स और बायोग्राफीज़, ट्रैवलॉग, इन सब का सहारा लिया ताकि हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चल सके। लेकिन उसी इंडियन सोसाइटी में हमें भूलना नहीं चाहिए, एक वर्ग ऐसा भी रहा होगा जो इलिटरेट रहा होगा, अनपढ़, जिसको पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता। जैसे कि जो ट्राइबल्स रहे होंगे, यानी आदिवासी, किसान, जो वर्कर्स यानी मज़दूर जो माइंस में, खानों में काम किया करते थे, जो गरीब सड़कों पर और गलियों पर रहा करते थे, दीज आर सम पीपल हु वर इलिटरेट। तो इनके बारे में, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में, इनके थॉट्स और ओपिनियंस के बारे में पता चलना पॉसिबल नहीं हो पाया। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। और इनके लाइफ के बारे में पता लगाना, समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। येट दिस कैन बी डन, फिर भी ऐसा किया जा सकता है, इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो। When you read this book, you will see how this can be done. जब आप ये बुक पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स को समझेंगे, तो आप ये जान सकेंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है। Now, let's have a look at source number 2, not fit for human consumption. एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला जिसमें लिखा गया कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मानव उपयोग या उपभोग के लिए सही नहीं है। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जब प्रिंटिंग स्प्रेड हुई भारत में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, तो न्यूज़पेपर्स छपना शुरू हुए और इन न्यूज़पेपर्स ने बहुत से इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए और जो भी पूरे देश भर में मूवमेंट होता था, आंदोलन, उसके बारे में भी जानकारियाँ अखबारों से मिलना शुरू हो गई। हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। एक पुलिस स्ट्राइक हुआ 1946 का, उसी के बारे में रिपोर्ट दी गई है। लिखा गया, more than 2000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen. लिखा गया कि 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने खाना लेने से और काम करने से मना कर दिया थर्सडे मॉर्निंग को, प्रोटेस्ट करते हुए। प्रोटेस्ट किस चीज़ का था? उनको जो लो सैलरीज़ यानी कम वेतन मिल रहा था और जो पुलिस लाइंस के किचन से उनको खाना सर्व होता था, उसकी क्वालिटी भी बहुत पुअर थी, बहुत बैड थी। तो 2000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने मना कर दिया खाना खाने से। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन, जैसे जैसे ये न्यूज़ और भी पुलिस स्टेशनों तक फैली, द मेन देयर ऑल्सो रिफ्यूज़ टू टेक फूड।
वहाँ के भी पुलिसमैन ने मना कर दिया कि अब वो भी भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड, उन्हीं स्ट्राइकर्स में से जो स्ट्राइक करने बैठे थे, हड़ताल पर थे, उन्हीं में से एक ने कहा, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो खाना हमें पुलिस लाइन्स के किचन से मिल रहा है खाने के लिए, वो मानव उपभोग के लिए तो सही नहीं है, ह्यूमन बीइंग उसको नहीं खा सकते। इवन केटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। यहाँ तक कि मानव की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, वो भी ऐसे चपाती और दाल को नहीं खाएंगे जैसा हम लोग को मिलता है या जैसा हम खा रहे हैं। सो दैट वॉज अ न्यूज़, इट वॉज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन 22 मार्च 1946। तो इस तरीके से इस न्यूज़ को पढ़ के हम उस वक्त के कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी पुलिसमैन्स कैसे रहे होंगे, उनकी कंडीशन कैसी रही होगी, किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपनी लो सैलरी और बैड क्वालिटी ऑफ फूड के खिलाफ। And even such kinds of reports and information would not be provided by the British records, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे एंड वो उसी चीज़ को दिखाते जो उनके फेवर में रहता। सच काइंड ऑफ कंडीशन जहाँ पर वो लो क्वालिटी का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं पुलिसमैन को, उनकी सैलरी बहुत कम कर दी गई है, इस तरह की चीज़ें वो अपने रिकॉर्ड में मेंशन नहीं करते। और जब ये चीज़ें मेंशन नहीं होती देन वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स और द पुलिसमैन्स ऑफ दैट टाइम। और हम ये भी नहीं समझ पाते कि कब कब किसने स्ट्राइक किया। So this particular newspaper article or a news we can say is telling us about the condition, the pathetic condition of the policemen, of the workers of that time. So there are so many newspaper clippings and so on regarding that period, जिसको पढ़कर हम उस वक्त के अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की कंडीशन के बारे में जान और समझ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमें ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ के बारे में भी पता चलता है कि उनकी पॉलिसीज़ इंडियंस के तरफ किस तरीके की थी, हाउ दे वर डोमिनेटिंग इंडियंस एंड हाउ दे कंपेल्ड इंडियंस टू लीड अ माइजरेबल लाइफ। किस तरीके से भारतीयों को उन्होंने दयनीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। ये हमें इस तरह के न्यूज़पेपर से, लोगों के ट्रैवलॉग से और पोएट्स की राइटिंग से, उनकी पोएम से, नॉवेल्स के काफ़ी कुछ पता चल सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन आंसर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ट्रू और फॉल्स। पॉइंट नंबर ए, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन पीरियड में डिवाइड किया। You know the answer whether it is right or wrong. Number 2 is official documents help us understand what the people of country think. ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे ये हमें ये बताते हैं कि भारत देश के लोग क्या सोचते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? नंबर सी, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश का ये मानना था, उनका ये सोचना था कि अच्छे प्रशासन के लिए सर्वेज करवाना ज़रूरी है। So all these answers, you know it well, answers has been already discussed during the explanation. Now question number 2 is, what is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास का पीरियडाइजेशन किया, उसको समय अवधि या समय काल में डिवाइड किया, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसकी क्या डीमेरिट रही होंगी। नंबर 3 इज़, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्यों प्रिजर्व किया? जितने भी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उसके प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने आर्काइव्स और म्यूजियम्स वगैरह क्यों बनवाया? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट्स? इतिहासकारों को जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से मिली होंगी, उस वक्त के जो पुराने अखबार रहे होंगे, वो इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशंस में पाई गई रिपोर्ट से किस तरीके से अलग रही होंगी। सो दीज आर सम क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो बाय दिस द चैप्टर इज़ ओवर and we'll meet in the next class with a new lesson. Till then, thank you so much and do take care of yourself.